2002। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक्ट आया क्यों हमारे कंट्री में? सबसे पहले 1990 में यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको अडॉप्ट किया उसके कंट्रीज में। देन 1998 में फिर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये मैंडेट किया गया जितने भी उसके मेंबर्स होंगे वो अपने कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट लाएंगे। उसी के कॉन्टिन्यूशन में हमारे देश में एक एक्ट आया जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये हमारे देश में इन्फोर्समेंट हुआ है 1 जुलाई 2005 से। तब से लेके इसमें कई चेंजेस हुए हैं। फाइनली चेंजेस 2019 में हुआ है जिसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहील्ड किया है कि जितने भी प्रोविजंस है उसमें सही हैं, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं। अब सबसे पहली बात आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, सपोज दैट एक पर्सन है, वो क्या करता है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड में वो दो तरह की एग्रीकल्चर कर सकता है, एक लीगल एक इलीगल। इलीगल मीन्स जैसे भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, ये सब वो मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद क्या करता है, उसको किसी और थ्रू से उससे जो इनकम अर्न होती है उसको ट्रांसफर करके अदर सोर्सेज से उसको उस धन को फिर से वो नंबर 1 दिखाने की कोशिश करता है। जो ये पूरी प्रोसेस होती है इलीगल वर्क शुरू करके और उसको नंबर 1 दिखाने तक की, इस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, जैसे किसी के पास कार का रिपेयर शोरूम है, उसकी जो कैपेसिटी है 50 लोगों की है, 50 कार सही करने की है। रेगुलर उसके पास जो पर्सन आते हैं 10 से 20 लोग आते हैं। अब वो क्या करता है, किसी का ब्लैक पैसा है उसको कन्वर्ट करता है, उसमें दिखाता है कि हमारे यहाँ 50 लोग आ रहे हैं रिपेयर करने डेली कॉन्टिन्यूसली, और उसको वो रोटेट करके फिर उस पैसे को थर्ड पर्सन जिसका ओरिजिनल होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। ये जो एक्टिविटी हुई है उसकी इलीगल पैसे को लीगल करने की, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो है प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग को। दूसरा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उसको कैसे रोकना है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग से कोई पैसा अर्जित किया गया है तो उसको कैसे हम कन्फिस्केट करें, कैसे उस चीज़ों को उनको पनिशमेंट दें, इन सब के लिए एक्ट लाया गया है जो इसका मेन उद्देश्य है। सेक्शन 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें क्या क्या कवर होता है। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जानबूझ करके किसी ऐसी एक्टिविटी पे होता है जो इलीगल है और उससे वो पैसा कमाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कंसीलमेंट करता है, प्रोसेशन करता है मतलब उसको आगे बढ़ाता है, एक्विजिशन करता है कोई प्रॉपर्टी को, यूज करता है उस प्रॉपर्टी को, और प्रोजेक्ट करता है कि ये अनटेन्ड प्रॉपर्टी है मतलब ये साफ प्रॉपर्टी है, या क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये एकदम हमारी प्रॉपर्टी है, नंबर 1 की प्रॉपर्टी, इस पर कोई हमने मनी लॉन्ड्रिंग का धन नहीं लगाया है। इसके लिए सेक्शन 3 लाया गया है और इसमें प्रोविजन है कि, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है इन्होंने लिया है कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए आज डेट पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग से कोई एसेट्स बनाता है और वो आज से अगर 10 साल बाद पकड़ा जाता है तो वो एक कॉन्टिन्यूस ऑफेंस माना जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ जिस दिन से वो यूज करेगा से लेकर के जब तक कि वो उसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें अथॉरिटीज कौन कौन है। सेक्शन 48 में अथॉरिटीज दिया है कि कौन कर सकता है। जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सेक्शन 48 से गवर्न करता है। इसके जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेन ऑफिसर्स है इसमें डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, और ये जो ऑफिसर्स हैं ये अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सारे ऑफिसर्स ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हायरार्की है कि कैसे प्रोसीडिंग होती है इसमें। जो ये ऑफिसर्स हैं सेक्शन 48 में जो बताए गए हैं, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो क्या करते हैं, उनके पास पावर है सेक्शन 50 में, सेक्शन 16, 17, 18 और 19 में। वो इंक्वायरी कर सकते हैं किसी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, सर्वे कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, किसी पर्सन को इन पर्सन सर्वे कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं।
और किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। ये जो कुछ भी करेंगे ये इन राइटिंग करेंगे, इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, इसके बाद ही कर सकते हैं। विदाउट इन राइटिंग कोई काम नहीं कर सकते। लेटर ऑन ये जो भी काम करेंगे वो एजुकेटिंग अथॉरिटी यहाँ बनी है, उसको ये इमीडिएटली जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उसको इन्फॉर्म करेंगे। जो ये करते हैं इंक्वायरी जैसे किसी के अगेंस्ट किया इन्होंने या सर्च किया, सर्वे किया, वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को सेक्शन 6 में दिया है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी में 3 मेंबर होते हैं, 3 में से 1 मेंबर चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं। इन तीनों की जो क्वालिफिकेशन है उसमें से एक पर्सन लॉ में स्पेशलाइज होगा, दूसरा पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, ये IRS या IAS होते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। थर्ड जो है अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट फाइनेंस, ये मैक्सिमम IRS होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा है कि ये CS में भी मेंबर, ये कहीं इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है इसमें, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि CS इसके एजुकेशन अथॉरिटी के मेंबर हो सकते हैं। इन सब का जो अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है अपीलेंट ट्राइब्यूनल। अपीलेंट ट्राइब्यूनल जो होता है, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर होगा उसको जो है अपीलेंट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अपील की जो टाइम लिमिट है 45 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई पर्सन इन पर्सन अगर एग्रीव्ड है और डायरेक्टरेट के लिए जिस दिन उनके पास रिसीव होगा ऑर्डर उस दिन से 45 दिन गिना जाएगा उनके लिए। अगर कोई पर्सन अपीलेंट अथॉरिटी के अपीलेंट ट्राइब्यूनल के जजमेंट से भी एग्रीव्ड होता है तो वो उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकता है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर। ये है ये मुझे बता दीजिए कि फैक्ट्स के ऊपर और लॉ के ऊपर दोनों पर हाई कोर्ट दोनों के ऊपर जा सकता है। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट जो है इस सेक्शन में, अगर कोई पर्सन पाया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो कम से कम 3 साल की है, मैक्सिमम 7 साल की है। अगर वो पर्सन NDPS एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पाया जाता है तो 10 साल उसके लिए। बेल का प्रोविजन ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं है। सेक्शन 45 में जो है बेल होने के लिए उसके पास 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है। 2 कंडीशन क्या है? पहला तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। दूसरा क्या है? जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है वो उसको ये बताना पड़ेगा कि जो मेरे पास एलिगेशंस है वो एलिगेशंस नहीं है। तो दोनों पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जिसमें विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रोविजन दिया गया है ये सही है, इस पर कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। बेल हो कैसे सकती है? बेल हो सकती है अगर कोई वुमेन है, कोई चिल्ड्रन है, 16 एज से कम का है, और कोई सिक पर्सन है या इनफॉर्मल पर्सन है, उसकी बेल हो सकती है। मतलब जो इनफॉर्मर है नहीं, जो इनफॉर्म उनकी बेल हो सकती है। दूसरा डिफॉल्ट बेल हो सकती है। डिफॉल्ट बेल कब होगी? अगर किसी पर्सन ने जो इसमें मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है अगर उसकी आधी वो सजा काट लेता है जेल में तो बेल हो सकती है उसकी, एज पर सेक्शन 436A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। जी पेनाल्टी है, कन्फिस्केशन है, जो प्रॉपर्टी अर्ज किए हैं उसको भी वो सीज कर सकते हैं। लिमिट 30 लाख है नहीं, लिमिट प्रॉपर्टी की ईडी के पास पावर है सेक्शन 5 में किसी प्रॉपर्टी को सीज करने की। अगर उसको ये लगता है कि ये पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग से ये पर्टिकुलर एसेट्स अर्ज किया है, उन्होंने अर्न किया है, तो पहले उसके पास मटेरियल होगा, रीजन को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद फिर किसी भी एसेट्स को प्रोविजनली जो है सीज कर सकता है फॉर 180 डेज, अटैच कर सकता है। उसके बाद वो जो
अटैचमेंट की प्रोसीजर होगी, इन राइटिंग होगी, ऑर्डर होगा। इस प्रोसीजर करने के बाद वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ को कि हमने ये किया है, आप इस केस को इसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए। जो एजुकेटिंग अथॉरिटी वो फर्दर अगर उसको लगता है कि नहीं ये सही है तो 365 दिन के लिए फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकता है। Who holds the attached one? जो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच होती है उसका जो एंजॉयमेंट है आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो एक्चुअल सीज ना हो जाए। नहीं, सीजर के बाद कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेस्ट इन नो अपील ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपील का ड्यूरिंग द अपील जिसके पास जो है उसमें पे वो उसको कर वो सकता स्टे है। मिल सकता जी। है। सर्वे सर्च सीजर इसमें और अरेस्ट इन पर्सन और सर्च इन पर्सन सेक्शन 16, 17, 18, 19 सबसे डेंजर सेक्शन यही है। इस पे ये सर्वे कब कर सकते हैं? सर्वे जब इनके पास मटेरियल कोई होगा, कोई भी इनका जो अथॉरिटी है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनमें से कोई भी एक ऑफिसर अगर उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, मटेरियल रिकॉर्ड है तो वो सर्वे कर सकते हैं। सर्च एंड सीजर तब कर सकते हैं जब उनके पास इंफॉर्मेशन हो। दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक में मटेरियल ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरे में ये है कि उनके पास क्या है कि इंफॉर्मेशन होगी और ये अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूएशन हो रही है तब कर सकते हैं। सर्वे तब करेंगे जब कोई अगर चीज़ हो चुकी होगी, कोई अगर ऑफेंस कमिट हो गया होगा तो सर्वे करेंगे। कोई ऑफेंस अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। इन पर्सन अरेस्ट कब करेंगे? इन पर्सन अरेस्ट कब कर जब उनको लगता है कोई पर्सन इंडिविजुअली कोई काम कर रहा है, इंडल्ज है उसको करने में, तो इन पर्सन जो है सर्च कर सकते हैं। इन पर्सन सर्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है बाय जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, इन किसी में एक अथॉरिटी को भैया आप इसको इन पर्सन सर्च करते हैं। अगर किसी पर्सन इन पर्सन सर्च करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। अरेस्ट कब कर सकते हैं? अरेस्ट तभी कर सकते हैं जब उनको ये हो जाएगा कि इन्होंने जो है ऑफेंस किया है, ये इसके गिल्टी हैं, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ईडी सम्मन किसी को भी दे सकती है, जिसको भी देगी इन राइटिंग में देगी और जिसको भी देगी उसको जाना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें नहीं जाना है। एक्साइज पर्सन भी जा सकता है अगर वो कहते हैं, अगर ईडी का ऑफिसर कहता है कि एक्साइज पर्सन को अलाउ है तो जा सकता है, अदरवाइज जिसको देंगे उसको अपेयर करना होगा। सम्मन जो है एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये जो है गवर्न करती है सीपीसी से, जो भी प्रोविजंस हैं उसके अप्लाई करते हैं उस पे। और सम्मन में एक चीज है, जो भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉपी नहीं देते जी, इसकी कोई कॉपी नहीं देते हैं। और इसमें वैलिडिटी ये है कि अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं अनटिल टिल अगर वो स्टेटमेंट आपको अरेस्ट करके लिया गया हो। अगर अरेस्ट करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है तो उसकी वैलिडिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑफिसर वैक्सीनेशन सर्च करता है, गलत सर्च करता है, किसी को गलत अरेस्ट करता है, किसी को जानबूझ के हैरेस करने के लिए करता है, तो इसके लिए कम से कम 2 साल का इम्प्रिजमेंट है उस ऑफिसर को जो करेगा, और हर एक डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपये की पेनल्टी है। बट इसके लिए जो भी लगाएगा सबसे पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देखती, अगर एप्लीकेशन कोई फाइल करता है कि इन्होंने गलत किया है तो 90 डेज के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। एक्सेप्ट करती है तो जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे उनको 2 साल की इम्प्रिजमेंट है, और पर जितने भी वो करेंगे उसके लिए 50,000 रुपये की पेनल्टी है। ये जो एक्ट है
ये अदर एक्ट्स के प्रोविजन को ओवरराइड करता है। जो इस एक्ट में लिखा है वो उसको प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट जो है इस पे इसमें एक प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट्स का। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो उनका काम है, वो जो बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करके हर एक स्टेट में स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, जिसका काम है जो सेक्शन 4 में ऑफेंस है उसको डील करना। अगर कोई पर्सन जिसको सजा होती है 3 साल, 7 साल या 10 साल की, उसके जो केसेस हुई स्पेशल कोर्ट्स में डील होंगे। स्पेशल कोर्ट के पास अगर कहीं और भी उसने ऑफेंस किया तो इस स्पेशल कोर्ट पावर होगी कि वो सारे केस यही सुनेगी। अगर ये केस सुन रही तो अदर कोर्ट जो है इस केस को नहीं सुनेगी। ये स्पेशल पावर है। अब आता है सबसे लास्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी। जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होता है, जितने भी सर्च होते हैं जो भी केसेस बनते हैं उसके जो ये ऑफिसर्स होते हैं सबसे पहले ECIR बनाते हैं, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसपे ये रीजन रिकॉर्ड करते हैं कि ये रीजन क्या होता है, किस लिए रिकॉर्ड। ये देते नहीं किसी को, ये अपने पास रखते हैं, अपने फाइल रखते हैं। इसी बेसिस पे ये केस रजिस्टर करते हैं। जब केस रजिस्टर करेंगे उसकी एक कॉपी एजुकेटिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर करेंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो केस को सर्च रीड आउट करेगी। अगर उसको लगता है कि ये केस हमें रजिस्टर करना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो वो जिस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन होता है उसको नोटिस भेजेंगे। वो जो नोटिस होगी 30 दिन से कम की नहीं होनी चाहिए। 30 दिन का टाइम देंगे कि आपके पास ये एलिगेशन है, आप अपनी चीज़ों को बताइए कि आपने जो है जो प्रॉपर्टी ये इन सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट है उसे आपने कैसे अर्ज की है, कैसे अर्न की है और इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो जस्टिफाई कर देते हैं तो केस को क्लोज कर देंगे। अगर नहीं कर पाते हैं दे कैन प्रोसीड फॉर फाइनल ऑर्डर, और जो फाइनल ऑर्डर होगा उसको एग्रीड पार्टी जो है विदिन 45 डेज ट्राइब्यूनल में अपील कर सकती है। अगर ट्राइब्यूनल से भी नहीं होता है तो देन इनटू द हाई कोर्ट। थैंक यू। अब एक चीज